रेड एंड येलो सॉइल के बारे में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पहले आइडिया जाएगा कि ब्लैक सॉइल को हमने बोला था काला क्योंकि उसका रंग काला था। तो रेड एंड येलो सॉइल एक ही तरह की मिट्टी होती है जिसका कभी रंग लाल और कभी रंग पीला दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि लाल रंग होने का वजह उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की होती है। जो ये क्रिस्टलाइन रॉक सिस्टम होता है ना, इसमें आयरन की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो इसका रंग लाल दिखता है जब ये थोड़ा ड्राई होता है। लेकिन जब रेनफॉल हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब जब यह पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस मिट्टी का रंग हल्का पीला दिखने लगता है। इसलिए हम इसे रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। ये मिट्टी मिलती कहाँ है? दिमाग में एक हल्का सा इमेज बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ। आपको वेस्टर्न सॉरी आपको जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन था वो आपका ब्लैक सॉइल का था। ऊपर पूरा नॉर्दर्न बेल्ट जो है आपका, वो आपका कौन सा सॉइल है? वो आपका है एलुवियल सॉइल। उसके ऊपर माउंटेन सॉइल है। तीन तो आपको पता चल गया। चौथा सूखा एरिड सॉइल का है भैया, राजस्थान और पार्ट ऑफ गुजरात में, ये भी पता चल गया। एक दो अब बच रहा है, तो रेड एंड येलो कहाँ है? बस हल्का सा दिमाग लगाइए कि जो डेक्कन आपका था, डेक्कन ट्रैप वाला रीजन था, दक्कनी पठार वाला रीजन था, उसके ईस्ट में और उसके साउदर्न मोस्ट एरिया में आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। आपके बुक में भी यही लिखा हुआ है। कहाँ मिलते हैं? कि ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये मिलती है। तो ये आपको थोड़े नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी देखिएगा ना, वो भी प्लेट्यू रीजन का ही हिस्सा कहलाता है। बांग्लादेश बीच में धंसा हुआ एरिया जो बाद में प्लेन बना, आपका मणिपुर, मिजोरम, ये वाला एरिया पे भी आपको यही वाली मिट्टी रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। तो इतना दिमाग में रखिएगा कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और डेक्कन प्लेट्यू के साउथ में आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर मेजर पार्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ केरला, ये सारे एरिया में आपको कौन सा रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा। फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ मिलती है। और इसका रंग ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता दिया। वेस्टर्न घाट के पेडिमोंट स्लोप एरिया में, मतलब जहाँ वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट है, इस जहाँ इसका ढलान खत्म होता है और प्लेन शुरू होता है, उस खत्म ढलान वाले एरिया के पास भी थोड़ा थोड़ा आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलता है। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट में जो ये वर्ड है लैटर, लैटर का मतलब होता है ब्रिक। ऐसे इंग्लिश में लैटर का मतलब बात होता है, लेकिन ये लैटिन वर्ड से आया है जिसमें लैटर का मतलब होता है ब्रिक, ईटा। ऐसी मिट्टी जो ईंटे की तरह शेप में होती है, मजबूत कठोर जैसी। ठीक है। तो लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये दो वर्ड एकदम दिमाग में घुसा के रखिएगा। कहाँ लैटेराइट मिट्टी मिलती है? जहाँ तापमान भी बहुत ज़्यादा हो और बारिश भी बहुत अच्छी खासी होती हो। तो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ क्या होगा? मिट्टी का लेयर हट भी सकता है, या ज़्यादा पानी होने की वजह से तो मिट्टी के जो ऊपर वाले लेयर है ना, टॉप सॉइल है, उसमें जो भी मिनरल्स हैं वो सब लीच डाउन हो जाएंगे, मिट्टी के निचली सतह पे चले जाएंगे। तो जो भी उर्वरता बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो सारी मिट्टी के निचली सतह में चलेगी। तो क्या मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी? नो। ठीक है। और ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? कि जो भी आपका लिविंग चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पेड़ की टहनियाँ, पत्ते, छोटे मोटे जीव जंतु, ठीक है, ये सारे जब ज़मीन पे गिरते हैं, मरते हैं, तो वे सड़ गल के ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो ये जो सड़ने गलने के बाद जो ये हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ह्यूमस। इस मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में, ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको सड़ाने गलाने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, द बैक्टीरिया विच इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, दीज बैक्टीरियाज आर नॉट फाउंड हेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर की वजह से ये बैक्टीरिया इस एरिया में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस कंटेंट भी बहुत कम होता है। कहाँ मिलती है ये मिट्टी ज़्यादा? लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आसाम और उड़ीसा के कुछ कोस्टल रीजन के एरियाज में ये ज़्यादातर मिलती हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक वी कैन मेक इट फर्टाइल। तो जब हमको पता है इसमें ह्यूमस ज़्यादा नहीं है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा नहीं है लीचिंग की वजह से, तो हम ऐसी मिट्टी को उपजाऊ कैसे बना सकते हैं? सही तरीका अपना के, अच्छी सिंचाई करके, अच्छे खाद और उर्वरक डाल के, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स डाल के हम इसको एग्रीकल्चरली फिट बनाते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्या उगाने के लिए बहुत बेहतर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाने के लिए ये मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो चाय के बागान के लिए ज़्यादा फेमस है। इट्स वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए लैटेराइट सॉइल इज़ वेरी गुड।
एंड एक चीज याद रखना जो पूछा जाता है हमको हमेशा, रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू। काजू उगाने के लिए लाल लैटेराइट मिट्टी बहुत सूटेबल होती है, जो आपको किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। ये दिमाग में घुसा कर रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी में यही 3 या 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद मैंने एरिड सॉइल आपको बता ही दिया था, फिर भी बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सॉल्ट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी में जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया सूरज की गर्मी की वजह से, तो पानी उड़ गया तो बच क्या जाता है, नमक। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सेलाइन होता है। तो ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से, और इसमें कैल्शियम डिपॉजिट भी, कंकड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नीचे, तो क्या होता है कि जो भी फिर बारिश होगी या पानी डालोगे, कंकड़ क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या अपने नीचे जाने देगा वाटर को? नो, ज़्यादा नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कल्टीवेशन नहीं हो पाता। तो कल्टीवेशन कब अच्छा होगा? जब बहुत अच्छे से इसको एडिक्वेट अमाउंट में इरीगेट करेंगे और इसमें मैन्योर डालेंगे, तब इस मिट्टी में ज़्यादा कल्टीवेशन हो पाएगा। कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। बस इसमें इतना ही जानना है। और फॉरेस्ट सॉइल, पर्वतों पर जो हमको मिट्टी मिलती है, वो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में एक लाइन से ऐसी मिट्टी पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। इसका जो टेक्सचर है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है। जम्मू कश्मीर में देखो, हाइट के हिसाब से ना मिट्टी का टेक्सचर और कंपोजिशन भी चेंज होता है। कहीं पर्वतों की हाइट बहुत ज़्यादा, कहीं थोड़ी मीडियम है, कहीं कम है, उस हिसाब से वहाँ की मिट्टी का भी टेक्सचर और क्वालिटी वेरी करता है। दे आर लोमी सिल्टी इन वैलीड साइड। वैली किसको कहते हैं? घाटी। जैसे ये पहाड़ है और यहाँ से फिर दूसरा पहाड़ शुरू है, तो 2 पहाड़ों के बीच में जो ये बीच वाला ऐसा एरिया है ना, नीचे डूबा हुआ ऐसा हल्का, इसको कहते हैं घाटी, वैली। तो ये हल्का सा प्लेनी एरिया, और जो स्लोपी एरिया है ये आपको स्लोप वाला रीजन है। तो वैली वाला जो रीजन है, यहाँ मिट्टी ज़्यादा क्लेई होगी, क्योंकि नदी हवा मिट्टी को गिरा के अंदर ऐसे वैली में ही गिराएगी। तो यहाँ ये जमते जमते इसमें मिट्टी की क्वांटिटी, क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, लोम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो फर्टाइल होती है। लेकिन ये ढलान पे क्या ज़्यादा फर्टाइल होगी? नहीं, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। यही याद रखना, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्राइंडेड इन द अपर स्लोप। और ऊपर का जो स्लोप है, ढलान है, इसमें मिट्टी थोड़ी कोर्स होती है, ज़्यादा चिकनी नहीं होती, थोड़ी बड़े साइज की होती है और ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? नहीं, इसमें भी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये सॉइल का डीन्यूडेशन होता है। डीन्यूडेशन किसको कहते हैं? वैली में मिट्टी कैसे आई? ढलान से मिट्टी गिर के। कैसे गिरी? नदी, जो बहता हुआ पानी है और हवा, इसकी वजह से जाती है, और ज़्यादा फोर्स से गिरने की वजह से वैली से भी मिट्टी को भी काट कर नदियाँ अपने साथ ले जाती। तो ज़्यादा डीन्यूडेशन होने की वजह से ये भी बहुत उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, और इसमें एसिडिक क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। फर्टाइल बनाने के लिए इसमें भी खाद वाद ये सब डालना पड़ता है। और एलुवियल फैंस जो होते हैं, जहाँ एलुवियल जो यहाँ मिट्टी काट के ले गई नदी और जहाँ डिपॉजिट करती है, वहाँ फर्टिलिटी होती है। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि ये 6 तरह की मिट्टियाँ कौन होती हैं, इनके डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। इसको एक बार पढ़ना, मैप ज़रूर ड्रॉ कर लेना, तो उसके बाद आपको करना आसान हो जाएगा। मैप सामने देखते हुए एक एक लाइन पढ़ोगे, समझोगे, तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ईजी वे में आपको इसमें बताया। अब एक ही चीज़ बचती है इसमें, जिसको कहते हैं, अभी इसके बारे में थोड़ी बात किए थे, जैसे डियूनिडेशन यानी सॉइल इरोजन, मिट्टी का हटना। ठीक है, जो टॉप सॉइल है ये हटेगी कैसे? कौन हटाता है? तो देखो, ये इंसान से पहले से भी प्राकृतिक तौर पे होते आ रहा है। ठीक है, हवा हटा देती है मिट्टी को, पानी हटा सकती है मिट्टी के टॉप लेयर को, फिर ग्लेशियर भी हटा सकती है मिट्टी के टॉप लेयर को। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हटा देती हैं तो मतलब एक चीज़ नहीं होता, दोनों काम होता है। किसी चीज़ को तुम यहाँ से उठाओगे तो यहाँ से तो हटा दिए, लेकिन हाथ में थोड़ी पकड़े रहोगे, किसी दूसरे जगह डिपॉजिट भी तो करोगे ना। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ठीक है, इरोजन एंड डिपॉजिशन। एक जगह से मिट्टी हटाते हैं, कौन? नदियाँ हटा सकती हैं, हवा हटा सकती हैं, और उठा कर दूसरी जगह उसको छोड़ आते हैं। तो इरोजन एंड डिपॉजिशन प्रोसेस नेचुरली होता आ रहा है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये प्रोसेस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। खासकर इरोजन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि
सर पे जब आपके बाल हैं और इसमें पानी डालोगे ना तो पानी तुरंत रिस के नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाल सर के एरियाज को ढके हुए हैं, जड़ को पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पानी को स्लोली स्लोली मूव करने देते हैं। लेकिन आप सर अगर मुंडा लेते हो और यहाँ पानी डालते हैं, बहुत फास्टली पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। वही चीज़ है, मिट्टी को कौन पकड़े हुए है? रूट्स, ट्रीज और प्लांट्स के रूट्स पकड़े हुए हैं। हम इंसान बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दिए हैं, ग्रेजिंग एरियाज में ओवर ग्रेजिंग की वजह से पूरे एरिया को खाली कर दिए, तो उस पर मिट्टी पे पकड़ के बनी हुई है, अब नहीं है। तो जब भी आंधी आती है, तूफान आता है या बारिश आती है, तो मिट्टी के लेयर को हटा देती है। सो इरोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अब होने लगा है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे खराब होने लगी है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ गया है। तो हम बस इसको रोकना कैसे चाहते हैं? बस सॉइल इरोजन रोकने के लिए सबसे पहले हमको डिफॉरेस्टेशन कम हो करना होगा, एफॉरेस्टेशन ज़्यादा करना होगा, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने होंगे। फिर ग्रेजिंग को भी हमको कंट्रोल करना होगा। ये सारी चीज़ें, अगर माइंस खोदते हैं तो भाई उसको भी एक सही तरीके से खोदना होगा, और माइंस से निकालने के बाद उसको सही से ढक भी देना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब एक चीज़ आपको इसमें समझनी है कि पानी कैसे इरोजन करता है। आपने देखा होगा, अपनी बुक में भी देखिएगा, फोटो है, दो तरह का इरोजन होता है, एक गली इरोजन होता है, एक शीट इरोजन होता है। मिट्टी है, ठीक है, इसमें पेड़ पौधे काट वाट दिए हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है इस मिट्टी पे, ऊपर के लेयर पे। जब बारिश होती है आप देखेंगे ना, मिट्टी का बीच में कोई कोई हिस्सा धंस जाता है, ठीक है, और काट के उस एरिया को निकाल के ले जाती है बहती हुई नदी और ये सब। तो ऐसे जो धसे हुए और कटे छटे एरिया मिट्टी के होते हैं, इसमें क्या बन जाते हैं? गली। गली मतलब रास्ता जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या किसी मिट्टी में अब उपजाऊपन इसमें रह गया? यहाँ कुछ उगा पाएंगे? ज़्यादा नहीं। तो ये गली इरोजन सबसे ज़्यादा आपको एमपी छत्तीसगढ़ वाले रीजन में देखने को मिलता है, जिसको बीहड़ कहते हैं। पान सिंह तोमर मूवी में आपने देखा होगा, बीहड़ में बागी पैदा हुए हैं, ठीक है। तो बीहड़ एरिया क्या है? रेवाइंस कहते हैं, मिट्टी कटी छटी हुई बहुत ज़्यादा। एक होता है शीट इरोजन, खासकर ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ ढलान वाले एरिया है। वहाँ अगर पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है, आंधी तूफान ज़्यादा तेज़ आया या बहुत तेज़ बारिश हुई, तो पूरे मिट्टी के लेयर को ही स्लोप से हटा देती। तो मिट्टी की चादर, शीट ऑफ सॉइल इज टोटली इरोडेड, ऐसे इरोजन को बोलते हैं शीट इरोजन। तो ये दो तरह का इरोजन आपको पढ़ना है। अब एक इरोजन आपको हवा के द्वारा होता है, कि भाई ड्राई एरियाज में टॉप लेयर ऑफ सॉइल को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। रेगिस्तान में खासकर ये होता है, तो इसको ड्यून्स कहते हैं। यहाँ से उड़ के चली गई, जहाँ डिपॉजिट हो गई उसको हम ड्यून्स कहते हैं। खेती जब हम करते हैं ना, तो वहाँ हम खेती करने का तरीका पे भी डिपेंड करता है। पर्वतीय एरिया में अगर हमको इरोजन कम करना है और हमको एग्रीकल्चर भी करना है, तो दो वर्ड याद रखिएगा, कंटूर प्लोइंग या टेरेस फार्मिंग। ये दोनों की वजह से सीढ़ीदार खेती और उच्चावच के हिसाब से उस एरिया को कंटूर बनाकर वहाँ खेती करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके सॉइल इरोजन को भी कम करता है। जो प्लेन एरिया है वहाँ पर सॉइल इरोजन को कम करने का दो सबसे आसान तरीका है। स्ट्रिप फार्मिंग, जैसे शर्ट पे आपको ऐसे ऐसे लाइन लाइन स्ट्रिप्स होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए। मिट्टी में बीच में जहाँ थोड़ा गड्ढा कर दिए, और दोनों तरफ जो हल्का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर घास वास और ये सारे कुछ पौधे उगा देते हैं, जो वहाँ की मिट्टी को पकड़ के रखता है। अगर पानी आती भी है तो उस मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो इरोजन नहीं हो पाता। और चौथा होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको हम कहते हैं, एक वर्ड है मैं बोल रहा हूँ, हाँ, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि जो पूरा खेत है ना, उसके कॉर्नर्स पे, ठीक है, हम थोड़े पेड़ लगा देंगे चारों तरफ, ठीक है। उससे क्या होगा कि बहती हवा और पानी के स्पीड को बहुत ज़्यादा रोक देता है, जिससे इरोजन कम हो जाता है। बेल्ट किसका है? पेड़ों का बेल्ट लगा दिए। वो क्या देता है? शेल्टर देता है हमारे क्रॉप्स को और हमारी सॉइल को, ताकि उसका इरोजन नहीं हो पाए। और यही इस पूरे चैप्टर में आपको था। तो अब पूरा चैप्टर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार रीड करना, और इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर ख़त्म। तो बच्चों, आपको इसको पढ़ते समय हमेशा एनसीईआरटी अपने साथ रखनी है। एनसीईआरटी देखिए, मेरी बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिए, मैथ को देखिए, बुक के वर्ड्स को पढ़िए, आपको चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद इसको आप दोहराइए, अपने अपने जितना समझा वो अपने किसी दोस्त को या अपने रूममेट को या भाई बहन जो भी है उनको आप सुनाइए। तो इससे आपका रिवीजन होगा, रिकॉलिंग प्रोसेस अच्छा होगा, और आपके पूरा चैप्टर अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं।
इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन इन द एग्जामिनेशन। चलिए, मैं अगले चैप्टर की वीडियो फिर आपको बना के दूंगा। नमस्कार।